हेलो स्टूडेंट्स, अष्टांग हृदय का चैप्टर नंबर 3 ऋतुचर्या अध्याय आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर डायरेक्ट ही। आचार्य सुश्रुत अनुसार हम जो जितनी प्रकार की ऋतुएं हैं, टोटल 6 प्रकार का उन्होंने बताया है ऋतुओं को, तो उनको डिस्कस करेंगे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, चरक अनुसार इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। तो आचार्य सुश्रुत अनुसार टोटल 6 प्रकार की ऋतुएं हैं: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। ठीक है, इनको इसी तरह सीक्वेंस में याद रखना है। मास कौन कौन से होते हैं आपको वसंत से याद रखना है। स्टार्टिंग का ये है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगन, पौष, माघ और फागुन। ठीक है, इस तरह याद रखना है। ऊपर की जो 3 ऋतुएं हैं शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, इनको आदान काल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है नीचे बताया जाएगा। और नीचे की 3 ऋतुएं हैं वर्षा, शरद और हेमंत, इनमें इनको विसर्ग काल बोला जाता है। आदान काल का मतलब इनमें क्या होता है, पृथ्वी का रस होता है और वह मनुष्यों का जो बल होता है वह घटता है। विसर्ग काल में पृथ्वी का रस और मनुष्यों का बल बढ़ता है। अब ऋतुओं का वर्गीकरण 3 आधार पर क्रम से किया जाता है। एक होता है मास के आधार पर, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, आचार्य सुश्रुत अनुसार उन्होंने किया था। एक होता है राशि के आधार पर, जो अपनी राशि होती है, ठीक है, मकर राशि है ना, और वृश्चिक, जो भी राशियाँ होती हैं उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है ऋतुओं का। और थर्ड होता है ऋतु के स्वरूप के आधार पर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका वरीयता क्रम इस प्रकार है 3, 2, 1। ये सबसे ज़्यादा वरीयता, देन ये, देन ये। अब देखते हैं आदान काल और विसर्ग काल, जो हम बता रहे थे ऊपर, ठीक है, जो कि शिशिर, वसंत, ग्रीष्म आदान काल कहते हैं और वर्षा, शरद और हेमंत को विसर्ग काल बोलते हैं। आदान काल को उत्तरायण भी बोला जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें सूर्य क्या होता है, उत्तर दिशा में बोलते हैं। सूर्य उत्तर दिशा में होता है, यानी कि सूर्य पृथ्वी के जस्ट ऊपर होता है। और इसको आग्नेय काल, आग्नेय का मतलब अग्नि, ठीक है, यानी कि गर्म। तो सूर्य उत्तरायण होता है। वायु रुक्ष, तीक्ष्ण व उष्ण होती है। सौम्य गुण में कमी आती है। सौम्य मतलब स्निग्धता, उसमें कमी आती है। कटु, तिक्त व कषाय रसों में वृद्धि होती है। मनुष्य का बल घटता है। और ऋतुएं 3 ये रहीं स्टार्टिंग की। विसर्ग काल दक्षिणायन या सौम्य काल, क्योंकि इसमें क्या होता है, सूर्य दक्षिणायन यानी कि पृथ्वी से दूर होता है। सूर्य इस क्षीण होता है, सूर्य का बल क्षीण होता है, व चंद्रमा का बल क्या होता है, शक्तिशाली। अब चंद्रमा क्या होता है, शीतल होता है, तो शीतलता बढ़ती है, यानी कि सौम्य गुण में वृद्धि होती है। मधुर, अम्ल व लवण रस में वृद्धि होती है। मनुष्यों का बल इसमें बढ़ता है। व नीचे की 3 जो ऋतुएं हैं वर्षा, शरद और हेमंत, वो इसमें इंक्लूडेड होती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो हमने बताया था कि ऋतुओं के अनुसार मनुष्यों का बल क्या होता है, आदान काल में घटता है व विसर्ग काल में बढ़ता है। अब देखिए ऊपर की 3 ऋतुएं आदान काल में आती हैं, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। इसमें घटता है, यानी कि सबसे कम किस में होगा, ग्रीष्म में होगा। ठीक है, इसी प्रकार वर्षा, शरद और हेमंत, इनमें क्या होता है, मनुष्य का बल बढ़ता है, विसर्ग काल में बढ़ता है। तो बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा, हेमंत में। और विसर्ग काल में सबसे कम जो मनुष्य का बल होगा वो किस में होगा, वर्षा में। तो वर्षा में सबसे कम हो गया, सबसे अधिक हेमंत में हो गया, सबसे अधिक हेमंत में हो गया। ठीक है, इसी प्रकार मनुष्य का बल आदान काल में घट रहा है तो सबसे ज़्यादा कौन किस में है, शिशिर में। ठीक है, तो दोनों को अलग से याद रख सकते हैं, या आप एक साथ भी याद रख सकते हैं कि जो समीप वाली होती है उनमें सबसे कम होता है, जो दूर वाली होती है उनमें सर्वाधिक होता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, और आपको बेस भी बता दिया। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऋतुओं के अनुसार दोषों का संचय, प्रकोप और प्रशमन। ठीक है, देखिए दोष कौन कौन से होते हैं, वात, पित्त और कफ। इनका केवल आपको प्रकोप याद रखना है। ठीक है, 3 अवस्थाएं होती हैं, प्रकोप, प्रशमन और संचय। प्रकोप याद रखना है कौन सी ऋतु में, VSB, ये न्यूमोनिक आपको ओनली याद रखनी है, VSB। ठीक है, वर्षा, शरद और बसंत। वर्षा, शरद और बसंत, प्रकोप याद हो गया। अब देखिएगा प्रकोप से जस्ट पहले की अवस्था होती है संचय, रोगों का संचय हो गया, शरीर में इकट्ठे हो गए। देन कुपित अवस्था होती है, देन उनका प्रशमन होता है। ठीक है, तो प्रकोप से जस्ट पहले की जो ऋतु होती है उसमें संचय होता है, और प्रकोप के जस्ट बाद वाली ऋतु होती है उसमें प्रशमन होता है। ठीक है, अब देखते हैं, हमने ऋतुओं को क्लॉकवाइज लिखा है, क्लॉकवाइज लिखा है, क्लॉकवाइज लिखा है। ठीक है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। बात का प्रकोप हमने बताया था वर्षा में होता है, तो वर्षा से जस्ट पहले वाली ऋतु कौन सी है, ग्रीष्म। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा संचय। प्रकोप से जस्ट पहले क्या होता है, संचय होता है, जस्ट पहले वाली ऋतु में संचय हो गया। प्रकोप से जस्ट बाद वाली ऋतु है शरद, उसमें क्या हो जाएगा, प्रशमन हो जाएगा। तो वर्षा का यहाँ होता है प्रकोप,
प्रकोप, यहाँ हो गया संचय और यहाँ हो गया प्रशमन। इसी तरह पित्त का देखते हैं। पित्त का जो प्रकोप है वो शरद में है, ठीक है। तो शरद में प्रकोप है तो उसके जस्ट पहले वाली जो ऋतु है उसमें वर्षा, उसमें क्या हो जाएगा संचय, प्रकोप और यहाँ पर प्रशमन, हेमंत में बाद वाली ऋतु में प्रशमन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार कफ है, कफ का हमने बताया था प्रकोप कब कहाँ पे होता है, वसंत में। वसंत से जस्ट पहले की अवस्था कौन सी है, शिशिर, यहाँ पर संचय हो जाएगा, यहाँ पर प्रकोप होगा और बाद वाली अवस्था में क्या हो जाएगा, प्रशमन हो जाएगा ग्रीष्म में, ठीक है। इसी तरह हमने इसका टेबल बनाया है, प्रकोप VSB, वर्षा शरद और वसंत, ठीक है। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत आपको याद है, उससे जस्ट पहले वाली अवस्था लगा दीजिए, संचय हो जाएगा, बाद वाली अवस्था प्रशमन हो जाएगा। टेबल इस तरह आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है चैप्टर का, दैट इज ऋतु संधि। ऋतु संधि का मतलब होता है जो वर्तमान ऋतु होती है उसका अंतिम सप्ताह व आगे आने वाली जो ऋतु है उसका प्रथम सप्ताह, उनका दोनों का योग, यानी कि अंतिम सप्ताह यानी कि 7 दिन और आगे आने वाली ऋतु है उसका अंतिम सप्ताह यानी कि 7 दिन। टोटल कितना दिन हो गया, 14 डे, ठीक है। तो ये 14 दिन की अवधि होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वर्तमान ऋतु के आहार विहार को धीरे धीरे यानी कि पादांशिक क्रम में त्यागा जाता है व आगे आने वाली ऋतु के आहार विहार को ग्रहण किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो अभी ऋतु चल रही है उसके आहार विहार को हम धीरे धीरे त्यागते हैं और जो आगे आने वाली ऋतु है उसके आहार विहार को हम धीरे धीरे यानी पादांशिक क्रम में ग्रहण करते हैं, एक साथ कभी नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उससे असामंजस्य यानी कि जो ऋतु परिवर्तन जन्य रोग होते हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा ना करने पर रोग हो जाते हैं, जो ऋतु के परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं वो ऋतु परिवर्तन जन्य रोग हो जाते हैं। असामंजस्य का मतलब होता है प्रकृति के अनुकूल ना होना, यानी कि ऋतु अलग चल रही है और हम अलग आहार विहार ले रहे हैं तो उससे प्रकृति के अनुकूल नहीं होते हुए। अब यहाँ पर एक वर्ड है पादांशिक क्रम, इसका क्या मतलब है, जैसे कि अभी जो ऋतु चल रही है उसका आहार विहार हम 50% ले रहे हैं स्टार्टिंग के 2-3 दिन, हमने 14 दिन इंक्लूड करे हैं, उसमें से स्टार्टिंग के 2-3 दिन हम 50% ये खाना ले रहे हैं और 50% आहार विहार हम कौन सा ले रहे हैं, आगे आने वाली ऋतु का। धीरे धीरे चौथे 5वें दिन तक हम क्या करने लग जाते हैं, इसका 1/3 लेने लग जाते हैं, इसका 2/3 लेने लग जाते हैं, ठीक है। इसका 1/3 और इसका 2/3, ठीक है, ऐसा लेने लग जाते हैं। ये पहले वाली ऋतु है, इसके धीरे धीरे कम करते जाते हैं इसके खाने को और इसके खाने को धीरे धीरे आहार विहार को हम बढ़ाते जाते हैं। और लास्ट के जो डेज हैं उनमें क्या करते हैं, जो ऋतु जा रही है, जो वर्तमान ऋतु है जो जा रही है उसके आहार विहार को हम बिल्कुल बंद कर देते हैं और जो ऋतु आ रही होती है, ठीक है, और जो नई ऋतु है और उसके आहार विहार को हम क्या करने लग जाते हैं, कम्प्लीटली यानी कि 4th पार्ट जो यानी कि कम्प्लीटली हम उसके आहार विहार को फॉलो करने लग जाते हैं। इसी प्रकार हम क्या होते हैं, हम निरोगी बने रहते हैं, हमें कोई रोग नहीं होता, ठीक है, ऋतुओं के अनुसार आहार विहार लेने से, ठीक है। तो ये था अपना कंप्लीट चैप्टर, देख लीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ठीक है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कंप्लीट चैप्टर के नोट्स हैं ये हमने सेकेंड ऋतु के अनुसार मनुष्यों में बल टॉपिक पढ़ा, देन ऋतुओं के अनुसार दोषों का संचय प्रकोप प्रशमन पढ़ा है हमने, ठीक है, एंड लास्ट है अपने पास ऋतु संधि। क्लियर। इस चैनल पर हम ऐसे ही सारे चैप्टर्स जो आयुर्वेदा BMS फर्स्ट ईयर से रिलेटेड हैं और नए NCISM सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारे अपलोड करते हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कोई भी डाउट क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।